मेरा रंग सांवला था, इसलिए मेरी शादी के लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा था। एक रिश्ता आता है, वो 45 साल का आदमी होता है। मेरे मम्मी पापा में जल्दबाजी में आकर उससे शादी कर दी क्योंकि मेरी शादी हो नहीं रही थी। मैं ससुराल जाती हूँ। ससुराल में मुझे रोज मेरा पति चाय में कुछ डालकर कुछ पिलाता था। थोड़ी देर बाद मैं बेहोश हो जाती थी और जब मैं सुबह उठाती तो मेरा शरीर में जान नहीं रहती और मेरे शरीर और पेट में भी बहुत दर्द होता। एक दिन मैंने उसे चाय को नहीं किया और वह चाय मैंने फेंक दी। फिर मैं बेहोश होने का नाटक बनाने लगी। उसके बाद जो मेरे साथ हुआ उससे मेरी रूह कांप गई। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सुनते हैं कहानी, ससुराल में मुझे बेहोश करके मेरे साथ क्या किया जाता था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नेहा है। मैं दिखने में बहुत ही बदसूरत थी और मेरा रंग सवाल था, इसलिए मेरी शादी के लिए जितने रिश्ते आते सब मुझे रिजेक्ट कर देते। मेरी कई बार दिखाई हो चुकी थी लेकिन मुझे को कोई पसंद नहीं कर रहा था, इसलिए मेरी उम्र भी बहुत हो गई थी। मैं 25 साल की हो गई थी। तो मेरे मम्मी पापा को भी बहुत टेंशन होने लगी क्योंकि मेरी शादी के लिए कोई नहीं मान रहा था और मेरी उम्र भी बढ़ती जा रही थी और जो रिश्ते आते वो बहुत ही उम्र के होते। अब कुंवारे लड़के तो मुझे देखने भी नहीं आ रहे थे। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी शादी कहीं बूढ़े आदमी से न कर दी जाए, क्योंकि अब जितने भी रिश्ते आ रहे थे वो 60 साल के आसपास थे। इसलिए मेरे पेरेंट्स मेरी शादी करने में असमर्थ थे। एक दिन मेरा रिश्ता 45 साल के लड़के का आया तो मेरे मम्मी पापा को ये रिश्ता थोड़ा पसंद आया क्योंकि इसकी एज भी थोड़ा सही थी और जो रिश्ते आ रहे थे वो तो 60 साल के आसपास थे। लेकिन ये रिश्ता आया तो ये 45 साल का था, इसलिए मेरे पेरेंट्स ने उसकी फ़ोटो मंगाई। फ़ोटो देखते ही मेरे पेरेंट्स ने शादी के लिए मान गए। मुझे भी फ़ोटो दिखाई जाती है। उसकी उम्र तो 45 थी लेकिन वह दिखने में 45 का नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह मेरी उम्र का ही है। तो मैं भी शादी के लिए हाँ कर दी। मेरी तरफ से तो सबको पसंद था, अब बारी थी मेरी फ़ोटो भेजने की। मेरी भी फ़ोटो लड़के के पास भेजी गई। लड़के वालों ने बताया कि मैं सुबह बताऊंगा सब लोगों से बात करके। मैं सुबह का इंतजार कर रही थी कि कब सुबह हो और वह लोग हाँ या न का जवाब दे। सुबह होते ही लड़के वालों की तरफ से फ़ोन आता है और लड़के वाले करते हैं, मुझे ये रिश्ता पसंद है। आप दोनों तरफ से रिश्ता पक्का हो गया था तो मेरी शादी की तैयारी होने लगती है। शादी की तारीख भी निकलवाई जाती है। कुछ इतना बाद मेरी शादी हो जाती है और मैं अपने ससुराल विदा होकर जाती हूँ। मुझे पहले तो नहीं पता था ससुराल में कितने लोग हैं कितने नहीं। मैं ससुराल पहुँचती हूँ तो पता चलता है कि जिससे मेरी शादी हुई है उसके 3 बच्चे हैं, 2 लड़के और 1 लड़की। दोनों लड़कों की उम्र लगभग 20 से 25 साल होगी और वही लड़की की उम्र 19 साल के आसपास होगी। मेरी उम्र के तो यहाँ मेरे बच्चे थे। वो मुझे मम्मी मम्मी कह के पुकारते थे। लड़के बहुत ही अजीब किस्म के थे। वो बहुत ही फैशन करते थे। मुझे तो वो गुंडे टाइप लगते थे। लेकिन जो लड़की थी वो बहुत ही खूबसूरत थी। मेरी सास भी बहुत एकड़ू थी। ऐसा मुझे उनको देखने से लगता था क्योंकि वो इसी ही दिखती थी। लेकिन मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता था, मैं भी अपने पति से बहुत प्यार करती थी। मेरे सास के लाल लाल होठ थे, शायद वो पान बहुत खाती थी। मेरे कमरे में मेरे 7 बच्चे थे। थोड़ी देर बाद मेरी सास आती है और बच्चों को कहती है, तुम लोग बाहर जाओ, मुझे कुछ बहू से बात करनी है। और वह बच्चों को बाहर भगा देती है। मेरे साथ मुझसे कहने लगी, बेटी अब तुम्हें ही इन बच्चों का ख्याल रखना है। इसलिए मैंने अपने बेटे की दूसरी शादी की पहली शादी जिससे हुई थी वह तो बचपन में ही इन बच्चों को छोड़कर चली गई। इन बच्चों ने कभी भी मन का प्यार नसीब नहीं हुआ, लेकिन अब तुम इन्हें बहुत प्यार करना। मैंने पहले भी अपने बेटे से कहा था कि दूसरी शादी कर लो, लेकिन वो दूसरी शादी के लिए नहीं माने। आप जब इतनी उम्र हो गई है तब जाकर दूसरी शादी की है। मेरे बेटे का बेटी कभी दिल मत दुखाना, वह बहुत ही मासूम है। मेरी साथ इतना कहकर अपने रूम में चले जाते हैं। मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो घर में सब ठीक ठाक है। तभी थोड़ी देर बाद रूम में मेरे पति आ जाते हैं। मैंने कुछ देर उनसे बातें की और उसके बाद मैं उनसे पूछने लगी, आपकी इतनी कम उम्र लगती है लेकिन आपके बच्चे इतने बड़े हो गए हैं। तो वह मेरी बातों पर हंसने लगते हैं और कहते हैं, ये तुम्हारा ही सवाल नहीं है बल्कि बहुत लोग मुझे ये सवाल कर चुके हैं। मैं अपने आप को बहुत फिट रखता हूँ और मैं जिम भी जाया करता हूँ, इसलिए मेरी उम्र पता नहीं चलती है। मैंने अपने शरीर का मेंटेनेंस बना कर रखा है। मैंने अपनी सारी जिंदगी जिम को ही दे दी, इसलिए मैं इतना हैंडसम और कम उम्र का आदमी लगता हूँ।
कोई भी मुझे देखा है तुम मेरी उम्र का अंदाजा नहीं लगा पता। मेरे बच्चे जब मेरे साथ शादी में जाते हैं तो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और सब लोग यही पूछते हैं ये क्या तुम्हारे दोस्त हैं, लेकिन जब मैं उन्हें बताता हूँ यह मेरे दोस्त नहीं बल्कि यह मेरे बच्चे हैं तो सब लोग हैरान हो जाते हैं। मुझे उसे टाइम बहुत हंसी आती है कि मैंने अपने शरीर को इतना फिट बना रखा है। यह मेरी पहली रात थी अपने पति के साथ। मैं और मेरे पति लेट जाते हैं और थोड़ी देर बाद सो जाते हैं। सुबह होते ही जब मैं उठती हूँ तुम मेरी सास मेरे लिए और मेरे पति के लिए नाश्ता लाती हैं। मैंने कहा अरे मम्मी इसकी क्या ज़रूरत थी, मैं खुद ये सब कर लेती। तो मम्मी कहने लगी अरे बेटी अभी शादी होते ही किचन का काम करवाना सही नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए नाश्ता ले आए, अब जल्दी से खा लो। मैं अपने पति को जगाती हूँ, वह बहुत नींद में सो रहे थे। मैंने उन्हें कहा अब उठ भी जाओ नाश्ता कर लो, तो वह उठ जाते हैं और हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। मेरी सास मुझे जैसा लगता था वैसी बिल्कुल भी नहीं है। मुझे अब ऐसा लगता था मेरी सास तो मुझे बहुत प्यार किया करती थी। थोड़ी देर बाद मेरी सासू माँ अपने रूम में चली जाती है और हम लोग आपस में बातें कर रहे थे। तभी मैंने अपने पति से कहा आज मेरी शादी का पहला दिन है तो मुझे तुम्हारे साथ कहीं घूमने चलना है। तो मेरा पति मुझसे कहने लगा हाँ बताओ कहाँ घूमने चलोगी। तो मैं कहने लगी मैं अपने मायके घूमने जाना चाहती हूँ। यह कहते ही वह मुझ पर नाराज होने लगा और कहने लगा जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं कि हमारी क्या शर्त हुई थी क्या नहीं। मैंने पहले ही तुम्हारे घर वालों को बता दिया था कि मेरी शादी हो जाने के बाद तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे और वह कभी तुमसे कांटेक्ट या तुम्हारे घर नहीं आ सकती, यह मेरी शर्त थी। मैं तुम्हें तुम्हारे मायके जाने के लिए परमिशन नहीं दे सकता और न ही तुम कभी अपने रिश्तेदारों के साथ मिल सकती हो। यह मैंने शर्तें शादी के पहले ही तुम्हारे घर वालों से बता दी थी, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। लेकिन अब पता चल रहा था कि वह लोग मेरे जाने से इतना रो क्यों रहे थे। मैं अब समझ गई थी कि इतना रोने का कारण यही था कि मैं अब उन लोगों को दोबारा देखने को नहीं मिलूंगी। ये बात सुनकर मुझे बहुत परेशानी और कष्ट हुआ कि मैं अब अपने मायके कभी नहीं जा सकती। तभी मेरे पति के फ़ोन पर किसी का फ़ोन आता है और मेरा पति बहुत गुस्से से बात करने लगता है। मेरा पति गुस्से में यह कह रहा था कि मैं पहले ही तुम्हें अपनी शर्त बता दी थी, अब मैं किसी से बात तुम्हारी नहीं करा सकता। मेरा पति इतना ही कहता है मुझे सब हो जाता है कि फ़ोन मेरे घर से ही आया हुआ है और मेरा पति यह कह रहा है कि मैं तुम्हारी बेटी से तुम्हारी बातें नहीं करा सकता। मैंने अपने पति से बहुत कहा कि प्लीज़ मेरी बात मेरे घर वालों से कर दो, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी और फ़ोन कट कर दिया। फ़ोन कट करते ही मैंने उसे कहा मुझे मिलने की परमिशन नहीं दे रहे हो तो बात करने की तो परमिशन दे ही दो, लेकिन वह बात करने की भी परमिशन नहीं दे रहा था। अब मैं बहुत परेशान थी। मैं सोच रही थी कि मेरी शादी गलत जगह हो गई है। मुझे पहले ऐसे लगता था कि मेरी शादी बहुत अच्छी जगह और बहुत अच्छे इंसान से हुई है, लेकिन ये शर्तें सुनकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और अब मैं सोचती थी कि मेरी शादी गलत जगह हो गई। मैं बहुत रो रही थी अपने पति के सामने ही और उनसे कह रही थी प्लीज़ मेरी एक बार बात कर दो मेरे घर वालों से, लेकिन वह मेरी एक नहीं सुनता है और कहता है तुम्हारा फर्ज बस इतना है कि इस घर की सदस्यों की तुम देखरेख करो। मैंने कहा मैं देखरेख तो कर लूँगी, लेकिन मुझे एक बार अपने घर वालों से बात करनी है। फ़ोन कर दो, बस मैं मिलने की भी जिद नहीं कर रही, मैं फ़ोन के लिए ही तो कह रही हूँ। लेकिन वह नहीं मानते हैं और कमरे से बाहर चले जाते हैं। मैं बहुत तेज तेज रोने लगती हूँ उनके सामने हूँ, लेकिन उन्हें मुझ पर थोड़ा सा भी तरस नहीं आ रहा था और वह बाहर चले जाते हैं। मेरा रोटी रोटी बहुत बुरा हाल हो गया था। थोड़ी ही देर बाद मेरे पति कमरे में आते हैं और कहते हैं तुम रो मत, मैं तुम्हारी बात तुम्हारे घर वालों के साथ ज़रूर कराऊंगा, लेकिन समय सही आने पर। बात तो बात मैं तुम्हारी मुलाकात भी कराऊंगा, लेकिन सही समय आने पर। मैंने कहा लेकिन ये सही समय आएगा कब? तो उन्होंने कहा अब मैं बस कह दिया कि मैं तुम्हारी मुलाकात हूँ, तुम्हारे घर वालों से ज़रूर करूँगा, अब तुम चुप हो जाओ। और मैं चुप हो जाते हैं। मेरे पति किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ता है तो वह बाहर के लिए रवाना हो जाते हैं। ससुराल में मेरा ये पहले ही दिन था और इतना कुछ हो गया, अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। थोड़ी देर बाद मेरी सासू माँ मेरे रूम में आ जाती हैं। मेरी सासू माँ मुझे थोड़ी बहुत बातचीत करती हैं और बातचीत करने के बाद मेरे पति की बेटी से चाय बनवाने को कहते हैं और वह चाय बनाने के लिए किचन में चली जाती है, लेकिन मैं सासू माँ से कह दिया कि मुझे चाय नहीं पीनी। लेकिन सासू माँ ने कहा अरे बेटा चाय पी लो और वह ज़बरदस्ती चाय बनवा देती हैं।
चाय बनाकर जब मेरी पति की बेटी मुझे चाय का कप पकड़ाती है और मैं चाय पीती हूँ तो मुझे चाय पीते ही चाय से बदबू सी आती है। मैंने सासू माँ से कहा मुझे चाय से किसी चीज़ की स्मेल आ रही है। तो मेरी सासू माँ कहने लगी अरे बेटी शायद दूध खराब हो गया होगा इसीलिए तुम्हें चाय से स्मेल आ रही है। मेरे पति की बेटी का नाम सौम्या था। मैं उसे सौम्या ही कहकर पुकारती थी। तो सौम्या कहने लगी तुम्हें चाय से स्मेल आ रही, मतलब कि तुम मुझसे प्यार बिल्कुल भी नहीं करती हो इसलिए तुम्हें चाय से बदबू आ रही है। वरना जो मेरे हाथों से बनी चाय पीता है वह मेरी तारीफ करता है, लेकिन तुम हो कि मेरी बेइज्जती कर रही हो। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है बेटी, लेकिन मुझे किसी चीज़ की बदबू आ रही है इसमें से। मैंने सोचा आज मेरा पहले ही दिन है तो मैं कुछ नहीं रहती हूँ और मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है चाय अच्छी है, और मैं चाय को पी जाती हूँ। लेकिन सच कहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें कुछ मिला हुआ है। मुझे चाय पीने में ऐसी लग रही थी जैसे कि दवाई हो। मैं जब चाय फिनिश कर लेती हूँ तो सब लोग मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे कि मेरे साथ कुछ बड़ा होने वाला है। थोड़ी देर बाद मेरी सासू माँ और बेटी सौम्या अपने अपने रूम में चली जाती हैं। कुछ ही देर बाद मुझे चक्कर से आने लगते हैं। मेरा सर बहुत भारी लग रहा था तो मैं तुरंत ही बिस्तर पर लेट जाती हूँ और मैं सौम्या को आवाज़ लगती हूँ, लेकिन सौम्या मेरी आवाज़ को नहीं सुन पाती है शायद और वह नहीं आती है। लेकिन मैं बहुत तेज तेज सौम्या सौम्या चिल्ला रही थी, लेकिन मेरे पास कोई नहीं आया और मैं पता नहीं कब बेहोश हो गई या फिर सो गई। मुझे ये नहीं पता चला कि मैं सोई थी या बेहोश हुई थी। और जब मेरी आंख खुलती है तो रात हो चुकी थी। कमरे में कोई नहीं था, कमरे में कोई भी हलचल नहीं हो रही थी, एकदम शांत माहौल था। मेरे कमरे की लाइट नहीं जल रही थी और ना घर की लाइट जल रही थी, सारी लाइट बंद थी। मैं लाइट जलाने के लिए उठती हूँ तो मुझे अपना शरीर बहुत भारी भारी सा लगता है और मेरे शरीर में दर्द भी हो रहा था। मैं जैसे कि तैसे उठती हूँ और बरामदे में जाती हूँ, बरामदे में कोई भी नहीं था। मैं लाइट जलाने के लिए बरामदे में गई, तभी मुझे पीछे से कोई पकड़ लेता है। मैं चिल्लाने की कोशिश करती हूँ लेकिन उसने मेरा मुंह पकड़ रखा था। उसने मुझे किसी दूसरे कमरे में धकेल दिया। मैं गिर गई थी। मैं चिल्लाती भी हूँ लेकिन शायद सब सो रहे थे तो मेरी आवाज़ कोई नहीं सुनता है। ये कौन था मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने उसे धक्का दिया और वह गिर गया। मैं तुरंत ही भाग के अपने कमरे में आता हूँ और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन है और यह मेरे साथ क्या करना चाहता था। मैं अब बहुत डरी हुई थी। मैं डरते डरते बेड पर लेट जाती हूँ। मैं इस हादसे के बारे में बार बार सोच रही थी तो मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। आखिरकार कौन था? थोड़ी ही देर बाद मेरा गेट कोई खटखटाता है। मुझे अब बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। मैं कहती हूँ कौन है तो मेरे पति ने कहा मैं हूँ। मैंने अपने पति की आवाज़ सुनी तो मैं गेट खोल दिया और मैं उनको कमरे के अंदर करके मैं फिर से तुरंत गेट बंद कर दिया। मेरे पति मुझसे कहने लगे अरे तुम इतना डरी हुई क्यों हो? तो मैंने कहा मुझे किसी ने अभी तक पहुँच लिया था और मुझे धकेल दिया था, तभी मैं बहुत देरी हुई हूँ, शायद इस घर में कोई और भी है। तुम मेरे पति जो हंसने लगे और कहने लगे अरे तुम पागल हो क्या, घर में कोई नहीं है, घर में मैं और मेरी बेटी और मेरी माँ और तुम हो, और मेरा लड़का तो अभी काम पर से नहीं आया है। वह तो रात के 11 बजे की काम पर से वापस घर आता है। अभी तो 10 बजे हैं, अभी 1 घंटे बाद वह घर लौटेगा। तो मैंने कहा क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तो मेरे पति कहने लगे अरे तुम झूठ नहीं बोल रही हो, मैं भी एक तुम्हें सच बताऊं। वह मैंने ही तुम्हें डराने के लिए तुम्हें दबोचा था, वह मैं ही था। वह जब इतना कहते हैं तुम मेरा डर थोड़ा कम होता है। मैंने कहा ऐसे तुम मुझे ऐसे ना डराया करो। लेकिन जिसने मुझे दबोचा था उसके हाथ मेरे पति जैसे नहीं लग रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई और है, तभी मैं इतना डर गई। लेकिन जब मेरे पति खुद कह रहे हैं कि मैं ही था वह, तो मुझे उनकी बातों पर यकीन हो जाता है और मैं उन पर यकीन कर लेती हूँ। मुझे शायद पहचान में गलती हो गई क्योंकि अभी एक ही दिन हुआ था तो मैं इतने अच्छे से अपने पति को नहीं पहचान पा रही थी। मैं सब बातों को इग्नोर करती हूँ और अपने पति पर भरोसा कर लेती हूँ। मैंने कहा लेकिन तुम तो किसी काम से गए हुए थे? तो मेरे पति कहने लगे मुझे थोड़ा ही काम था, मैं इसलिए जल्दी ही आ गया। मेरे पति मुझसे कहने लगे तुमने खाना खा लिया क्या? तो मैंने कहा मैंने अभी खाना कहाँ खाया है, मैं इतनी डरी हुई थी तो मैं किचन में क्या खाना लेने जाती। मेरा सर बहुत दुख रहा था और मेरा शरीर भी बहुत दर्द कर रहा था। तो मेरा पति मुझसे कहने लगा रुको मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाता हूँ। मैंने कहा नहीं मुझे चाय नहीं पीनी है, मैं अभी ही तो चाय पी थी थोड़ी देर पहले। तो मेरा पति मुझसे कहने लगा रुको मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ।
मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पीना है यार, क्यों तुम परेशान हो रहे हो। लेकिन मेरा पति भी मुझसे जबरदस्ती पानी पीने को कहता है। मुझे प्यार बिल्कुल भी नहीं लगी थी, लेकिन वो पानी लेकर आ जाता है। मैंने पानी पीने के लिए इनकार किया, लेकिन मेरा पति मुझसे कहने लगा अगर तुम पानी नहीं पाओगी तो तुम्हें और घबराहट होगी और तुम्हारा और शरीर दर्द होगा, तुम पानी पी लो, तुम्हें कुछ रिलैक्स फील होगा। तो मैं पानी पी लिया। मैं पानी पिया, तुरंत मुझे नींद ऐसी आने लगी जैसा मैंने चाय पीते टाइम लग रहा था, वैसा ही मुझे पानी पीते टाइम भी लग रहा था। मैं पानी पीते ही मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गई, और जब सुबह हुई तो मैं उठी। मैंने घड़ी में समय देखा तो 12 बजे रहे थे। मुझे पहले इतनी नींद नहीं आती थी जैसे अब आ रही है, और मुझे कमजोरी भी बहुत लग रही थी। मुझे अब समझ आ गया था कि शायद ये लोग मुझे कुछ पिला रहे हैं, कहीं चाय में डालकर पिला देते हैं, कहीं पानी में डालकर पिला देते हैं। कुछ ना कुछ मेरे साथ गलत हो रहा है। मैं अब सोच लिया था कि मैं न किसी के हाथ का खाऊंगी और ना किसी हाथ का कुछ पीऊंगी। मैं अपने हाथ से ही खाना बनाऊंगी और वही खाऊंगी, और अपने हाथ का पानी पंगे और चाय भी खुद ही बनाऊंगी और वही पीऊंगी। मैं अगले ही दिन से मैं खुद खाना बनाती और खुद खाना खाती, और अपने लिए मैं खुद पानी लेकर पीती थी। मैं अब किसी के हाथ का बना खाना भी नहीं खाती थी और पानी भी नहीं पीती थी, लेकिन फिर भी मुझे कमजोरी महसूस होती थी। मेरे हाथ पैरों में भी बहुत दर्द रहता था और मुझे नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। मैं पहले तो कभी नहीं इतना सोया करती थी जैसे ससुराल में अब सो रही हूँ। पता नहीं मुझे इतनी नींद क्यों आती थी। मेरे पति तो कम पर चले जाया करते थे, लेकिन जो लोग घर में रहते थे वह अपने ही रूम में घुसे रहते थे। वह तो बाहर जल्दी निकलते ही नहीं थे, तो मेरा और भी दिमाग खराब हुआ करता था। मैं बहुत बोर हो रही थी। मैं अकेले बेड पर बस यही सोचा करती थी कि मैं कहाँ फंस गई। मेरा जीवन तो पहले से भी बदतर हो गया था। आज सोमवार था तो मैंने व्रत रखने को सोचा, लेकिन मेरी हालत व्रत रखने के लायक नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने व्रत रखा। मैंने पूरे दिन ना कुछ खाया ना कुछ पिया। रात हो गई थी, लेकिन मुझे अब बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मैं अपने पति का वेट कर रही थी, लेकिन जब पहले वेट किया करती थी तो मुझे बहुत तेज नींद आने लगती थी, लेकिन आज मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मेरे पति जब घर पर आते हैं तो मैं उनके सामने ही खड़ी थी, लेकिन वह मुझे इग्नोर करके अपनी बेटी के रूम में चले जाते हैं, और उनकी माँ भी बेटी के रूम में चले जाते हैं। मैं अकेली बाहर खड़ी रहती हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं बाहर खड़ी हूँ और सब लोग अंदर बातें कर रहे हैं। मेरा भी मन होता था कि बात करूँ मैं किसी से, लेकिन मुझे कोई बात नहीं करता था सही से। मुझे गुस्सा आए और मैंने दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया। जब मेरे पति दरवाज़ा खोलते हैं तो वह मुझे डांटना लगते हैं और कहने लगते हैं तुम पागल हो गई हो क्या, यह क्या कर रही हो, तुम अपने रूम में जाओ, मैं अभी अपनी बेटी और मन से बात कर रहा हूँ ना, तुम अपने रूम में जाओ। मुझे पीछे करके वह दरवाज़ा बंद कर देते हैं, लेकिन मैं अपने रूम में नहीं गई, मैं बाहर ही खड़ी रही। वह लोग कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैंने सोचा देखती हूँ ये लोग अंदर क्या कर रहे हैं, तो मैं खिड़की से झांक कर देखती हूँ। अंदर मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने देखा कि घर में मेंबर टोटल 5, लेकिन 5 लोग तो अंदर ही थे और छठी में थी। मैंने गौर से देखा तो मेरे पति और सौम्या और पति के 2 लड़के और उनकी माँ थी। एक आदमी और था, मैं उसे नहीं जानती थी। वह मेरे पति को नोटों की गड्डियाँ पकड़ रहा था। मेरे पत्नी उन नोटों की गड्डियाँ को ले लिया। नोटों की गड्डियाँ लेकर मेरे पति बहुत खुश थे, लेकिन मुझे यह नहीं पता चल रहा था कि आखिरकार यह है कौन और यह रुपए मेरे पति को किस चीज़ के दे रहा है। ये सब देखकर मैं अपने रूम में चली जाती हूँ और मैं यही सारी बातें सोच रही थी। तभी मेरे पति रूम में आते हैं। मेरे पति के हाथ में 2 चाय के कप थे। एक चाय वह खुद पी रहे थे, दूसरी मुझे दे रहे थे और कह रहे थे जल्दी से पी लो, ठंडी हो जाएगी। मैंने उनसे कहा मुझे चाय वाय कुछ नहीं पीनी, तो मेरे पति मुझसे कहने लगे अरे तुम गुस्सा हो क्या, मैंने तो ऐसे ही तुम्हें डांट दिया था, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ यार, अब जल्दी से चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी। मैं उनसे ज़्यादा कुछ नहीं बोलता हूँ, लेकिन वह चाय पीने के लिए मुझे बहला फुसला रहे थे। वह कहने लगे ठीक है तुम्हें चाय नहीं पीनी तो ना पियो, लेकिन आज से मुझसे बोलना भी मत, और वह घूम कर बैठ जाते हैं। मैंने सोचा मेरे पति हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो मैं कहने लगी अच्छा ठीक है मैं पी लेती हूँ चाय को, और मैं चाय का कप उठाया और मैंने चाय पी ली। चाय पीते ही मुझे नींद आने लगती है। मुझे अब बहुत नींद आ रही थी तो मैं तुरंत ही सो जाती हूँ। मुझे कुछ होश नहीं था, मैं बिल्कुल बेहोश थी।
और जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा था। मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा था। मेरा शरीर टूट रहा था, जैसे किसी ने मुझे मारा हो। मैं घड़ी में टाइम देखती हूँ तो 11 बजे हुए थे। दिन के मैं इतना लेट उठी मुझे पता ही नहीं चला। वैसे मैं बहुत जल्दी उठ जाया करती थी, लेकिन आज मुझे फिर से लेट हो गया। मैं उठती हूँ तो मेरे पति घर से जा चुके थे काम पर। शादी के अब काफ़ी दिन हो जानते हैं तो मैं किचन का काम सारा संभालने लगती है। आप किचन का मैं ही सारा काम करती थी। मेरी सास तो हर टाइम पान ही खाया करती थी और सौम्या हमेशा रूम में ही घुसी रहती थी। मेरे पति के लड़के का नाम राहुल था। उसकी नज़रें मुझे कुछ ठीक नहीं लगती थी। एक दिन मैं कपड़े धो रही थी तो वह मुझे बहुत गंदी नज़रों से देख रहा था, तो मैं तुरंत ही अपने ऊपर दुपट्टा डाल लेती हूँ। कपड़ा धुल लेने के बाद मैं किचन आती हूँ। मुझे पीछे से किचन में मेरे पेट पर किसी ने हाथ रख दिया था। मैं सोची शायद मेरे पति होंगे। मैं जब पीछे घूमकर देखा तो मेरे पति नहीं बल्कि राहुल था। मैं राहुल से कहा, राहुल तुम ये क्या कर रहे हो? तो वह कहने लगा, अरे मम्मी मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं पानी पीने आया था। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं राहुल को एक गिलास पानी दिया और वह पानी पीकर अपने रूम में चला गया। मैं तो अब राहुल से डरने लगी थी। उसकी नज़र भी नहीं ठीक थी और वह मेरे साथ गलत तरीके से पेश आता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस घर में हो तो हो क्या रहा है। मुझे अब इस घर में बहुत डर लगने लगा था। सौम्या बहुत अजीब कपड़े पहना करती थी। उसकी कुछ शरीर के अंग तो हमेशा सबको दिखा करते थे, लेकिन उससे बिल्कुल भी लाज शर्म नहीं थी। वह हमेशा ही ऐसे ही कपड़े पहनती थी। एक दिन दूध वाला दूध देने आता है तो मैं दूध लेने के लिए दूध वाले के पास जाते हैं और वह दूध मुझे देता है। तभी मैं बाहर देखती हूँ तो कुछ महिलाएं खड़ी हुई थी। वह महिलाएं मुझे देखकर कुछ बातें कर रही थी। वह लोग आपस में मुझे घूर घूर कर बातें कर रही थी। दूध वाला दूध देकर चला जाता है। वह महिलाएं मेरे पास आती है और कहती हूँ तुम नई हो क्या? मैंने कहा नहीं, मतलब मैं इस घर की बहू हूँ। तुम महिलाएं वह आपस में बात करने लगती हैं और मुझे देखने लगती हैं। उसमें से एक महिला कहने लगी, इस घर में तो पता नहीं कितनी बहू आए और कितनी बहू चली गई। इतनी ही बात हो पाई थी कि मेरी सास मेरे पास आ जाती है। मेरी सास ने तुरंत गेट बंद कर लिया और मुझसे कहा तुम ज़्यादा किसी से बातचीत न किया करो, और वह रूम में जाने को कहती है। मेरे दिमाग में सवाल पर सवाल बढ़ रहे थे। मैं उस महिला की बार बार बात सोचती थी, लेकिन मुझे इतना तो एहसास हो गया था कि इस घर में जरूर कुछ न कुछ गलत हो रहा है। आप मुझे इस बात का पता लगाना था। पता लगाने के लिए मुझे फिर से उन महिलाओं से बातचीत करनी होगी और उनसे ही पता चल पाएगा कि आखिरकार इस घर में हो तो हो क्या रहा है। मैं यही सब जानने के लिए प्लान बनाया कि जब सब लोग सो जाएंगे तब मैं बाहर जाकर इस घर की सच्चाई जानूंगी। सब लोग जब सो जाते हैं तो मैं बाहर जाती हूँ। आज मुझे कोई महीना बाहर देख नहीं रही थी, तभी एक महीना मुझे दिखाई। मैंने उसे रोका और मैं अपने बारे में उसे सारी बातें बताई और उससे मैं पूछने लगी, प्लीज़ मुझे इस घर की सारी सच्चाई बता दो, क्योंकि उसे दिन तुम कह रही थी कि इस घर में पता नहीं कितनी बहू आई और कितनी बहू चली गई। मैं इस बारे में बहुत सोच रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे सारी सच्चाई बता दो। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूंगी, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए किसी भी चीज़ में। मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा नाम कहीं भी आने नहीं दूंगी, तुम मुझे प्लीज़ सच्चाई बता दो। तो वह औरत कहने लगती है, ये घर नहीं कोठा है, इस घर में बहुत महिलाएं आए और बहुत महिलाएं चली गई। वह जो तुम्हारा पति है वह लड़कियों को बहलाता फुसलता है और उनसे शादी करके स्कूटी पर उनके शरीर को बेचता है। मैं ये सब सुनती हूँ तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मैं सच में पड़ जाती हूँ कि आखिरकार मेरे साथ भी यही हो रहा है, क्योंकि मुझे रोज मेरा पति कुछ न कुछ पिलाता और मैं बेहोश हो जाती थी, और फिर मैं जब उठाती तो मेरे शरीर में बहुत दर्द होता और पेट में भी बहुत दर्द होता है। इस फैमिली में कोई भी भाई बहन या माँ कोई किसी का सगा नहीं है। उसे औरत ने कहा, बेटी तुम मौका पाते ही इस घर से भाग जाओ, तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी। मैं पूरा खेल समझ चुकी थी। मैंने तुरंत भी पुलिस को कॉल कर दी और पुलिस को सारी बातें बताएं। पुलिस वाले उन्हें नंगे हाथों पकड़ना चाहते थे। उन्होंने मुझे प्लेन बता दिया कि तुम्हें ऐसे ऐसे आज करना है और हम लोग इस टाइम आ जाएंगे। मैं घर आ जाती हूँ और जैसा पुलिस वाले लोग कहते हैं मैं वैसा ही करती हूँ। मेरे पति घर पर आते हैं और वह कैसे एक चाय पी रहे थे, दूसरी चाय मेरे लिए लाए थे और उन्होंने कहा जल्दी से पी लो वरना ठंडी हो जाएगी। मैंने उससे चाय को अब की बार पिया नहीं था। मैं अपने पति से करती हूँ, जहाँ चाय रख दो, मुझे भूख लगी है।
मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो प्लीज़ तुम मेरे लिए कुछ खाने को ला दो जब तक मैं चाय पी लूँगी। तो मेरा पति मेरे लिए खाने को कुछ लेने चला जाता है और मैं उस चाय को बैग के उस तरफ फेंक देती हूँ। वह मेरे लिए खाने को लाता है और मैं खाना खा लेती हूँ और मैं बहाना बनाने लगती हूँ कि मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। मैं सोने का बहाना बनाने लगती हूँ। वह सोच रहा था कि शायद मैं बेहोश हो गई हूँ, तो वह रूम से चला जाता है और एक आदमी से नोटों की गड्डियाँ देता है और मेरे पति कहता है, ठीक अब तुम जा सकते हो रूम में। मैं सारी बातें सुन रही थी। मैं तुरंत ही फिर से बेड पर बेहोश होने का बहाना बनाने लगती हूँ। जिसने रुपए दिए थे वह आदमी पेड़ पर आता है और मेरे साथ गलत काम करने वाला ही होता है कि पुलिस वाले तुरंत ही वहां आ जाते हैं और इन लोगों को नंगे हाथ पकड़ लेते हैं और उन लोगों को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। मैं अपने घर चली जाती हूँ। मेरे पेरेंट्स को बहुत अफसोस कर रहे थे। मेरी शादी नहीं हो रही थी क्योंकि मैं काली थी, इसलिए मेरी मम्मी पापा ज़्यादा घबरा जाते हैं और मेरा हाथ ऐसे हाथों में दे देते हैं कि वो दरिंदा होता था। मेरी पेरेंट्स को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो रोने लगे। ज़्यादा जल्दबाजी में शादी नहीं करनी चाहिए, पहले उसके बारे में जांच पड़ताल कर देनी चाहिए अच्छे से, तभी रिश्ता जोड़ना चाहिए। जैसा मेरे साथ हुआ वैसा किसी के साथ ना हो। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी बेटी की शादी जहाँ भी करें पहले उनके अच्छे से जांच पड़ताल कर लें। कहीं आप अपनी बेटी का गलत हाथों में तो हाथ नहीं दे रहे, और जब उसके बारे में सब कुछ पता हो जाए तभी उसके साथ शादी करनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और रोमांचक का कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, वीडियो को एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।